अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहर और आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूं। तो आज भी सर मुकद्दस क्योंकि बिजी थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आज की भी अपडेट मैं आप लोगों को दे दूं। तो मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बिटकॉइन और उसके साथ साथ इथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस करके बताता चलूं और उसके साथ साथ फंडामेंटल्स क्या अपडेट हुई हैं और इसकी वजह से हम लोग क्या इफेक्ट देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, उसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो के अंदर गाइड कर सकूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज है 19 मार्च 2023 और करंटली अगर आप लोग बिटकॉइन को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन करंटली ट्रेड हो रहा है $27,100 के ऊपर। और कल की वीडियो के अंदर हम लोग ने देखा था कि बिटकॉइन तकरीबन $27,500 के लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा था और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि बिटकॉइन का जो सा करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $27,200 के लेवल से लेके $27,000 का लेवल। और एक जो सी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल मैंने लगाई हुई है $27,200 के ऊपर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिटकॉइन एक्जैक्टली उस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट कर रहा है और उसको एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट करते हुए बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो यहाँ पे इससे नीचे ट्रेड हो रही है। तो कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि क्योंकि बहुत ही जबरदस्त किस्म का वॉल्यूम आया है, तमाम क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू काफी ज्यादा पंप की है, तो प्रॉफिट टेकिंग हम लोग देखेंगे और हम लोग इस चीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत रेड कैंडल्स जो है वो अब हम लोग यहाँ पे देखें, क्योंकि अगेन जो सा सेलिंग प्रेशर जो है वो यहाँ पर आ सकता है। तो वही सेलिंग प्रेशर यहाँ पर चल रहा है और इस सेलिंग प्रेशर का कतन मतलब ये नहीं है कि अब हम लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू को नीचे डंप होता हुआ देखेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल मतलब कि $25,200 के लेवल से काफी ज्यादा अबव ट्रेड हो रही है। तो ये थोड़ा बहुत एक सेलिंग प्रेशर है। जब तक कि बिटकॉइन की प्राइस दोबारा से $25,200 के लेवल से नीचे नहीं आती है तब तक हम लोग बिटकॉइन की प्राइसेस और तमाम क्रिप्टो करेंसीज की जो सी प्राइसेस है उसको शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर लेके बुलिश ही है। और अगेन क्या ऐसा सिग्नल हो सकता है, क्या ऐसी रीजन हो सकती है कि हम लोग एक दफा दोबारा से एक काफी बड़ा डंप जो है वो एक्सपेक्ट करें यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, तो वो कोई फंडामेंटल अपडेट ही हो सकती है। और नेक्स्ट जो सी मेजर फंडामेंटल अपडेट है इसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर भी गाइड किया था कि 22 मार्च को होगी कि जहाँ पे नए इंटरेस्ट रेट्स आएंगे। तो इसकी वजह से हम लोग काफी ज्यादा एक इफेक्ट जो है वो देखेंगे यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। और इसके अलावा अगर कोई बुरी फंडामेंटल अपडेट नहीं होती है तो अभी भी अगेन हम लोग क्रिप्टो करेंसीज को लेके मिड टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश ही होंगे। तो अगर मैं अब आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट जो है एक लेवल बताता चलूं बिटकॉइन का, तो करंटली आप लोग देख सकते हैं अगेन ये $27,000 से लेकर $27,200 के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। तो करंट जो है इसका सपोर्ट लेवल बनेगा वो $27,000 के ऊपर बनेगा। लेकिन अगर ये $27,000 के सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है तो नेक्स्ट इसका एक काफी मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन $26,200 का लेवल, जिसको प्रीवियसली भी इसने एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे यूज किया है। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी दिखाता चलूं तो बैक इन 2020 कि जब बिटकॉइन की प्राइस ने पहली बार $26,200 के लेवल को तोड़ा था तो तब भी उसने इसको पहले एज अ रेजिस्टेंस और बाद में एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज किया था। तो $26,200 का लेवल अगेन एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए, अगर बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो $27,000 के लेवल से नीचे आती है। और करंट जो सा रेजिस्टेंस लेवल है वो है बिटकॉइन का $27,200 का लेवल। और अगर सम हाउ बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो $27,200 के लेवल से अबव जाती है तो फिर तकरीबन $27,500 से लेके $28,000 का जो सा लेवल है वो भी एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। तो ये होगा मेरा नेक्स्ट मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ऑफ बिटकॉइन। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन के ऊपर, किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर से। इसके लिए अगर आगे चलते चले इथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस करता चलूं तो इथेरियम करंटली आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेड हुआ था $1777 के ऊपर और तकरीबन $1,800 का जो सा लेवल है ये इसने उसी को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट किया है और वहां से इसकी वैल्यू दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक कर रही है। और अगर इसकी वैल्यू दोबारा से नीचे की तरफ आती है तो तकरीबन $1,740 से लेकर $1,750 तक का जो सा एक लेवल है वो एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे इथेरियम के लिए। और प्रीवियसली जब मैंने वीडियो बनाई थी तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि तकरीबन $1,730 से लेकर $1,740 का जो सा लेवल है वो एक काफी मेजर सपोर्ट और काफी मेजर रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पे इथेरियम के लिए। तो जिस तरह से बिटकॉइन का जो सा मेजर सपोर्ट लेवल है वो है $25,200 का लेवल, इसी तरह से इथेरियम का जो सा मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $1,730 से लेकर $1,750 तक का लेवल। और अगर इथेरियम इसको होल्ड करके रखता है तो अभी भी हम लोग इथेरियम के ऊपर भी मिड टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश हैं। और इथेरियम का जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो करंटली बनेगा $1,800 के ऊपर और मोस्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल इथेरियम का है $2,000 का लेवल।
तो करंट जो सा लेवल बन रहा है इथेरियम का, कि इथेरियम की इस लेवल के दरमियान में हम लोग को ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है आज के दिन के अंदर। तो वो बन रहा है तकरीबन $1730 से लेके 1790 या $1800 का लेवल, और इसी के दरमियान में मेजरली हम लोग इथेरियम को यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो ये होगा मेरा लेवल ऑन इथेरियम। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने ट्रेड्स लेने हैं यहाँ पे इथेरियम के ऊपर। अब अगर आगे चलते चलें और फंडामेंटल अपडेट्स के ऊपर बात करते चलें, तो सबसे पहली जो सी मेजर अपडेट आ रही है वो आ रही है यूएस के बैंकिंग सिस्टम के लिहाज से। तो लास्ट वीक के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि मेजर हॉट टॉपिक जो सा रहा था वो रहा था यूएस का बैंकिंग सिस्टम के, जहां पे हम लोगों ने यूएस के, ना ही सिर्फ यूएस के बल्कि वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम को फेल होता हुआ देखा था। तो वो जो सा फेलियर है वो अभी भी जारी है, और एक न्यू रिसर्च के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ यूएस के अंदर टोटल 186 बैंक्स ऐसे हैं जो कि सिलिकॉन वैली बैंक की तरह ही फेल हो सकते हैं। तो इसकी रीजन क्या है? तो उसकी दो रीजन जो सी है वो उन्होंने यहाँ पे शेयर की हुई है। तो सबसे पहले जो सी मेन रीजन है वो है राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स के बारे में मैं आप लोगों को गाइड करता रहा था कि जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। बेशक यूएस फेड बहुत कोशिश करी है कि वो इन्फ्लेशन को 2% के अंदर लेकर आ सके, और उन्होंने तरीका यही आजमाया कि वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता रहे। तो ये जो से इंटरेस्ट रेट को जितना भी बढ़ा रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग एक नेगेटिव इफेक्ट ही देखेंगे, और वही नेगेटिव इफेक्ट उनसे वो लाइव हो रहा है कि जहाँ पे यूएस का बैंकिंग सिस्टम भी फेल हो रहा है। तो पहली जो सी रीजन थी वो थी राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स के, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये देखा कि जो से बैंक के पास मौजूद एसेट्स है, और उनके पास जो से मौजूद एसेट्स है उसके अंदर मौजूद था ट्रेजरी नोट्स, और उसके साथ है मॉर्गेज लोन्स। तो होता यह था कि जैसे जैसे नए इंटरेस्ट रेट्स आते थे उसकी वजह से जो से उनके पास बॉन्ड्स मौजूद होते थे, पहले से मौजूद बॉन्ड्स की जो सी वैल्यू थी वो कम हो जाती थी, क्योंकि नए आने वाले बॉन्ड्स के अंदर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते थे, उनकी जो सी वैल्यू है वो ज्यादा हो जाती थी। तो रिसेंटली क्योंकि काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो से है वो यूएस फेड की तरफ से बढ़ाए गए थे, तो इसकी वजह से कंटिन्यूसली ये हुआ कि जो से बॉन्ड्स से पहले से मौजूद बॉन्ड्स बैंक के पास उनकी जो सी वैल्यू है वो कम होती रही। तो उनकी जो सी वैल्यू है वो कम होती रही। उसके अलावा जो से उन्होंने उधार लिए हुए थे उनके ऊपर उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स के साथ उधार वो वापस करने थे। तो ये सारी की सारी एक ऐसी रीजन है कि जिसकी वजह से हम लोग ये देख रहे हैं कि यूएस का जो सा बैंकिंग सिस्टम है वो बिल्कुल फेल हो रहा है। और उसके अलावा दूसरी जो सी रीजन है वो है हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनइंश्योर्ड डिपॉजिट्स, मतलब कि ऐसे तमाम डिपॉजिट्स के जिसके ऊपर यूएस गवर्नमेंट जो सी है उनको इंश्योर नहीं करती है, उसकी भी जो सी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो गई थी यूएस बैंक्स के अंदर। तो रिसेंटली सर्व करते से अपनी वीडियोस के अंदर शेयर किया था आप लोगों के साथ कि 2008 के अंदर यूएस गवर्नमेंट ने इस बात को जाहिर किया था कि $2.5 लाख तक के अगर आप लोग फंड्स रखते हैं यूएस बैंक के अंदर तो यूएस गवर्नमेंट जो है उसको इंश्योर करती है, और अगर 2.5 लाख से ज्यादा के फंड्स हैं तो यूएस गवर्नमेंट उसको इंश्योर नहीं करती है। लेकिन रिसेंटली हम लोगों ने ये देखा था कि यूएस गवर्नमेंट ने इस चीज का ऐलान किया था कि आप लोग जितना मर्जी पैसा रखें बैंक्स के अंदर वो सारा का सारा आप लोगों का इंश्योर हो गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब कि ठीक है लोगों ने काफी ज्यादा पैसा रखा होगा बैंक्स के अंदर, लेकिन अगर इन सब अनइंश्योर्ड डिपॉजिट में से अगर हाफ लोग भी जो से हैं वो अपना पैसा विड्रॉ करवा लें बैंक के ऊपर से, तो बैंक के पास पैसा बचेगा ही नहीं। और अगर बैंक के पास पैसा बचेगा ही नहीं तो वो लोगों का पैसा वापस कैसे करेंगे? और अगर वो लोगों का पैसा वापस नहीं कर सकेंगे तो ऑफ कोर्स वो बैंक्स जो हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे। तो ये चीज है। बेशक यूएस गवर्नमेंट जो सी है वो आप लोगों को इस चीज की श्योरिटी दे रही है। अगर मैं एक वीडियो भी जो सी है यूएस के जो से प्रेसिडेंट है बाइडेन, वो वीडियो भी अगर आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं तो सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए कि जहाँ पे वो इस बात की श्योरिटी दे रहे हैं यूएस की पब्लिक को कि आपका जितना भी पैसा बैंक्स के अंदर पड़ा हुआ है वो बिल्कुल सेफ है। Thanks to the quick action of my administration over the past few days, Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit account. तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा बाइडेन साहब ये साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि आपका जो सा पैसा है वो हमारे बैंक्स के अंदर बिल्कुल सेफ है, आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आप लोगों को जब विड्रॉ चाहिए होगा आप लोग अपना विड्रॉ बहुत इजीली करवा सकते हैं, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हाफ लोगों ने भी अपना पैसा जो है वो यूएस के बैंक से निकलवा लिया तो बैंकिंग सिस्टम जो है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा इन लोगों का, और इनको लग पता जाएगा। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो बस पैसा जो है प्रिंट आउट किए जा रहे हैं, और काफी ज्यादा पैसा मतलब कि $300 बिलियन जो है वो इन्होंने इन बैंक्स को देना है ताकि इन बैंक्स को जो है वो सेव कर सके। तो ठीक है इन सारे पैसे से वो लोग सेफ तो हो जाएंगे, लेकिन इसकी वजह से यूएस डॉलर की जो सी प्राइस है, यूएस डॉलर की जो सी डिमांड है वो भी कम होती जाएगी। तो अगेन ये अपडेट थी एक मेजर अपडेट ऑन यूएस बैंक्स के। अभी भी काफी ज्यादा बैंक्स ऐसे हैं यूएस के अंदर जो कि फेल हो सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इनको फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा फेल होता हुआ भी देखेंगे।
जो कि एक अच्छा साइन होगा क्रिप्टो करेंसीज के लिए। अब अगर आगे चलते चलें और अब जो सी नेक्स्ट अपडेट है वो मैं आप लोगों को देता चलूं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स के लिहाज से, तो यहाँ पे माइक एंड जो कि गैलेक्सी डिजिटल के सीईओ हैं, उनको ये लगता है कि यूएस फेड बहुत जल्द जो से इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको कट आउट करना शुरू करेगी। मतलब कि इंटरेस्ट रेट जो से अभी हम लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे हैं, वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना खत्म नहीं होंगे बल्कि कम होना शुरू हो जाएंगे, जो कि अगेन एक काफी अच्छा साइन होगा क्रिप्टो करेंसीज के लिए। और इनको क्यों ऐसा लगता है, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे प्रॉपरली गाइड किया हुआ है कि सबसे पहले तो इनको लगता है कि यूएस जो है वो रिसेशन की तरफ जा रहा है। तो यूएस रिसेशन की तरफ जा नहीं रहा है, यूएस के अंदर रिसेशन शुरू हो चुका है, जिसको कि यूएस की जो सी गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम इनको ये लगता है कि यूएस अभी भी क्योंकि रिसेशन की तरफ जा रहा है, तमाम जो सी मार्केट्स है कि जिसके अंदर कमोडिटी मार्केट आ जाती है, इसके अलावा ऑयल मार्केट वगैरह आ जाती है, और बाकी जितनी भी मार्केट्स है वो सब की सब आप लोगों को यही बात जाहिर कर रही है कि इस वक्त यूएस जो है वो रिसेशन की तरफ जा रहा है। और क्योंकि यूएस रिसेशन की तरफ जा रहा है, इसकी वजह से हम लोग क्रेडिट क्रंच जो है वो देखेंगे। अब क्रेडिट क्रंच टर्म के मुताबिक मतलब कि ये एक ऐसी टर्म है कि जिसके मुताबिक यूएस के जो से बैंक्स हैं वो लोन्स नहीं देंगे लोगों को, और अगर यूएस के जो से बैंक्स हैं या ग्लोबली जो से बैंक्स हैं वो लोन्स नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि वो रिसेशन के अंदर ऑफिशियली चले गए हैं। और अगर वो रिसेशन के अंदर चले जाते हैं तो ऑफ कोर्स लोन्स वगैरह लोगों को नहीं मिलेंगे। और रिसेंटली फेड जो से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है वो इसीलिए बढ़ा रहा है ताकि लोग कम से कम लोन्स ले बैंक से। तो अगेन ये सारी की सारी चीजें जो सी हैं वो एक काफी जबरदस्त किस्म की चेन बना रही हैं कि जिसकी वजह से रिसेशन के अंदर जाएगा यूएस, और अगर यूएस रिसेशन की तरफ जाएगा तो जो से गैलेक्सी डिजिटल के सीईओ है माइक एन, उनको ये लगता है कि हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द यूएस फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को कम करना शुरू कर देगा। और जैसे यूएस जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को कम करना शुरू कर देगा, हम लोग एक काफी अच्छा पंप दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे माइक एन ने भी जो है बिटकॉइन और इथेरियम और तमाम जो क्रिप्टो करेंसीज है उनका नाम भी लिया, और उन्होंने यहाँ पे साइकोलॉजी के लिहाज से ये कहा कि लोगों का साइकोलॉजी शिफ्ट हो रही है, लोगों का जो है इंटरेस्ट है बैंक्स के ऊपर कम हो रहा है, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर मेजरली बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी कर रहे हैं। तो अगेन ये भी काफी अच्छी साइन था, काफी अच्छी न्यूज थी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के लिए। और इसके अलावा अगर आगे चलते चलो एक बहुत ही मेजर अपडेट अगर आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता चलूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि एक विंडोज ऑपरेशन का डिफॉल्ट ब्राउजर होता है, उसकी तरफ से काफी अच्छी न्यूज आ रही है कि माइक्रोसॉफ्ट एज भी अब एक क्रिप्टो वॉलेट प्रोटोटाइप के ऊपर काम कर रहा है। तो क्रिप्टो वॉलेट इन्होंने भी अपनाना शुरू कर दिया है जो कि नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो वॉलेट होगा। जैसे कि करंटली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रोम ब्राउजर के ऊपर जैसे कि मेटामास्क वॉलेट है, ओकेक्स का वॉलेट है, या फैंटम या दूसरे ट्रस्ट वॉलेट वगैरह जितने भी वॉलेट्स हैं वो सारे के सारे नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स हैं। तो सबसे पहले ये हम लोगों ने यहाँ पे जिनसे फायरफॉक्स ब्राउजर हो गया या क्रोम ब्राउजर हो गया इनके ऊपर देखे थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के ऊपर एक भी नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो वॉलेट मौजूद नहीं था। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बहुत जल्द माइक्रोसॉफ्ट एज भी एक नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो वॉलेट को लॉन्च करेगा, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा साइन है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के लिए। और इसके बारे में थोड़ी बहुत जो सी अपडेट्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने शेयर किए हैं कि सबसे पहले ये जो सा अपडेट है इसको माइक्रोसॉफ्ट एज के जो डेवलपर्स हैं इसको भी वो लोग यूज कर रहे हैं, उसकी जितनी भी यूजर इंटरफेस है वो सारा का सारा इन्होंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि जो इसके मुताबिक आप लोग इसको यूज भी कर सकते हैं, आप लोग किस तरह से मून पे और कॉइन बेस के ऊपर से क्रिप्टो करेंसीज को बाय कर सकते हैं, वो सारा का सारा इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो मेन जो सी ब्लॉकचेन को ये लोग यूज करेंगे, मैक्सिमम चांसेस हैं, अगेन मैं यहाँ पे ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चांसेस है कि वो लोग इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज करेंगे और इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर ही एक नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो वॉलेट को बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर। तो इसकी रीजन क्या है, इथेरियम की ब्लॉकचेन को क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इथेरियम की जो सी ब्लॉकचेन है वो इस वक्त सबसे ज्यादा यूज होने वाली ब्लॉकचेन है, और इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद सबसे ज्यादा जो सी क्रिप्टो करेंसीज है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि माइक्रोसॉफ्ट एज की तरफ से भी जो सा ये नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो वॉलेट आएगा उनके ब्राउजर के ऊपर, वो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बना होगा। तो अगेन ये भी एक काफी अच्छी साइन है क्रिप्टो करेंसीज के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो सी है वो भी अब क्रिप्टो वॉलेट की तरफ आ रही है, क्योंकि उसका यूज केस जो है वो ज्यादा होता जा रहा है। इसके लिए अगर आगे चलते चलें और अब वीकली रिकैप की तरफ चलते चलें तो लास्ट वीक के अंदर मेजर जो सी डेवलपमेंट थी उसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यूएस फेड भी सीबीडीसी के ऊपर काम कर रहा है, और अगेन ये जो सा है ब्लॉकचेन के ऊपर तो प्रॉपरली काम नहीं करेगा जैसा कि सर ब्रदर्स ने आप लोगों को गाइड किया था, लेकिन अगेन यूएस फेड भी जो सा है वो सीबीडीसी के ऊपर काम कर रहा था, तो ये भी एक काफी जबरदस्त किस्म का साइन था। इसके अलावा लास्ट वीक के अंदर सर ब्रदर्स ने आप लोगों के साथ शेयर किया ऐसे तमाम बैंक्स के नाम यूएस के अंदर
जो कि इस वक्त अनरियलाइज्ड लॉसेस के अंदर चल रहे हैं। तो ये भी एक वही अपडेट थी जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो टोटल मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि टोटल अभी भी 186 यूएस बैंक्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सिलिकॉन वैली की तरह फेल हो सकते हैं, और उन सारी की सारी डिटेल्स भी जो सी है वो यहाँ पे सारूम कदस ने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। तो रीजन मैंने आज आप लोगों के साथ बता दिया कि क्या रीजन है कि जिसकी वजह से हम लोग इन तमाम बैंक्स को फेल होता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो सी मेजर अपडेट थी वो थी इथेरियम की पहला अपडेट। इसके बारे में सारूम कदस ने आप लोगों को बताया था कि ये हम लोग नेक्स्ट मंथ मतलब कि अप्रैल के मंथ के अंदर इसको लाइव होता हुआ देखेंगे, और इसके बाद इथेरियम जो भी लोगों ने स्टेकिंग के ऊपर लगाया हुआ है उनकी मर्जी होगी, अगर वो उसको स्टेकिंग से हटाना चाहे तो वो हटा सकते हैं जब ये इथेरियम की जो सी अपडेट है वो लाइव हो जाएगी। और इसके अलावा लास्ट जो सी अपडेट थी वो थी हम लोगों ने बाइनेंस की तरफ से देखी थी कि जहाँ पे बाइनेंस ने अपना जो सा स्टेबल कॉइन था BUSD, तो बाइनेंस ने क्या किया था कि $1 बिलियन ऑफ वर्थ के जो सा BUSD है उसको कन्वर्ट किया था सबसे पहले तो टॉप 3 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, मतलब कि बिटकॉइन, इथेरियम और BNB, और उसके साथ साथ बाकी की जो सी थोड़ी बहुत क्रिप्टो करेंसीज थी उसके अंदर कन्वर्ट कर लिया था। तो $1 बिलियन की एक काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने लास्ट वीक के अंदर भी देखी थी, और ये भी एक बहुत बड़ी रीजन थी कि जिसकी वजह से हम लोगों ने लास्ट वीक के अंदर काफी जबरदस्त किस्म का पंप देखा था यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अपनी ट्रेड्स लेनी है, किस तरह से अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी है। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।